नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आर्ट एकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के पहले पाठ के बारे में। पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र निर्माण का शाब्दिक अर्थ है एक राष्ट्र का निर्माण करना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जब आजाद हुआ तो भारत के सामने एक नहीं हजारों समस्याएं थी, जैसे लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में एकता स्थापना करना, विभाजन की समस्या को दूर करना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, कुल मिलाकर एक देश को एक ढांचे में परिवर्तित करना ताकि देश अपना विकास कर सके, देश एकजुट हो सके। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही राष्ट्र निर्माण के नाम से जाना जाता है। एक राष्ट्र में खुशहाली की स्थापना करना, शांति की स्थापना करना, कानून का राज स्थापित करना राष्ट्र निर्माण कहलाता है। हमारा एक प्रश्न है कि भारत देश कब आजाद हुआ? भारत देश 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजाद हुआ। अगला प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच लाल किले से दी, उस स्पीच का नाम क्या था? स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को आजादी के समय या आजादी के तुरंत बाद किन 3 मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, परंतु आजाद होने के तुरंत बाद भारत के सामने कोई सुनहरा रास्ता नहीं था। हमें कई समस्याओं का समाधान करना था। नंबर 1, पूरे राष्ट्र में एकता स्थापित करना। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ विभिन्न जातियों, वर्गों, धर्मों, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनके बीच में एकता स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना। नंबर 2, भारत एक बहुत बड़ा देश था और इस बड़े देश में लोकतंत्र की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक लोकतंत्र स्थापित करना और उस लोकतंत्र में सभी का बराबर सहयोग हो, यह भी एक बड़ा जटिल कार्य था। नंबर 3, पुनर्वास और शरणार्थियों की समस्या। जब देश आजाद हुआ तो दोनों ही तरफ बड़ी मात्रा में कत्लेआम हुआ, हजारों लाखों लोग मारे गए, हजारों लाखों लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। तो उन सभी लोगों को रहने का इंतजाम करना, उनके पुनर्वास का इंतजाम करना, उनके लिए रोजगार का प्रबंध करना, उनके लिए भोजन प्रबंध करना अपने आप में एक जटिल समस्या थी। तो कुल मिलाकर जब भारत आजाद हुआ उसके सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। नंबर 1, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना। नंबर 2, लोकतंत्र की स्थापना करना। और नंबर 3, वे सभी शरणार्थी जो विभाजन के बाद आए थे, उनके पुनर्वास, उनके रोजगार की स्थापना करना। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ या किस सिद्धांत पर हुआ? भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हुआ। द्विराष्ट्र का अर्थ है 2 नेशन थ्योरी, यानी कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? किसी भी देश में, किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में एक बड़ी आबादी जो निवास करती है, उस आबादी का वह भाग जो अन्यों की तुलना में कम हो, जिसकी संख्या अन्य की तुलना में थोड़ी हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत एक बड़ा देश है, भारत में अब लगभग 135 करोड़ की आबादी निवास करती है और इस 135 करोड़ की आबादी में सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि हिंदू समुदाय की तुलना में बहुत कम है। तो ये सभी समुदाय अल्पसंख्यक कहलाएंगे। इन्हें अंग्रेजी में माइनॉरिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के समय भारत में कुल कितने रजवाड़े थे? जब भारत आजाद हुआ, आजादी के समय भारत में रियासतों की संख्या या देसी रजवाड़ों की संख्या 565 यानी कि 565 रजवाड़े भारत में आजादी के समय थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
और भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी यानी कि चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जी थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत एक सिद्धांत था जिसके आधार पर यह कहा गया कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें दो समुदाय के मुख्य लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिमों को पाकिस्तान। इस सिद्धांत को ही द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक हिंसा से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिक हिंसा का अर्थ है धर्म के आधार पर की गई हिंसा। भारत एक बड़ा देश है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि। जब एक धर्म विभिन्न कारणों से कट्टर होकर दूसरे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है तो ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न होती है। भारत में जो विभाजन हुआ वह सांप्रदायिक आधार पर था और सांप्रदायिक आधार के विभाजन ने दो धर्मों के लोग यानी हिंदू और मुस्लिमों को पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा में झोंक दिया, जिसमें दोनों ही तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ हिंदू और मुस्लिम समुदायों का कत्लेआम हुआ। हजारों लाखों लोग मारे गए, घायल हुए, अनाथ हुए, विधवा हुए। कुल मिलाकर सांप्रदायिक हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो धर्म के आधार की जाती है और यह धार्मिक कट्टरता का प्रमाण है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई और किसने की? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई और इनकी हत्या एक हिंदू धर्मवादी आतंकवादी जिसका नाम नाथूराम गोडसे था उसके द्वारा की गई। यानी कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? जब देश आजाद हुआ भारत के सामने प्रश्न था कि देश का निर्माण किस आधार पर हो। भारत के नेता चाहते तो पाकिस्तान की तरह भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते थे, परंतु उसके बावजूद भारत में यह था कि भारत में अभी भी बड़ी संख्या में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य कई धर्मों और पंथों के लोग रहते थे। तो भारत के नेताओं ने बड़ी समझदारी से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, यानी कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत राज्य पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत में रहने वाला व्यक्ति चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म में, किसी वर्ग का है, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है और चाहे तो अपना धर्म बदल सकता है। भारत राज्य, भारत सरकार धार्मिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग किसने की? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने की। किन दो प्रांतों का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ जिन्हें पाकिस्तान बनाया गया? भारत में दो विभाजन किए गए जो पाकिस्तान बने, एक पंजाब प्रांत और एक बंगाल प्रांत। पंजाब प्रांत को पश्चिम पाकिस्तान नाम जाना गया और बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान नाम जाना गया। यानी कि भारत के दो बड़े प्रांत पंजाब और बंगाल पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान बना दिए गए और यही पाकिस्तान कहलाते हैं। और आज की तारीख में पाकिस्तान केवल एक है जो कश्मीर के पास है और दूसरा बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसको 1973 में एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। भारत पाकिस्तान विभाजन को त्रासदी क्यों कहा जाता है? भारत पाकिस्तान का विभाजन इस सदी का सबसे बड़ा संकट था। यह पहली बार हुआ था कि धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ और यह विभाजन इतना बड़ा और इतना क्रूर था कि इसमें लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर इधर से उधर चले गए। और सबसे ज्यादा बुरा अनुभव महिलाओं का रहा और यह स्थिति इतनी बदतर थी कि व्यक्ति की हत्या कर रहा था, औरतों को अगवा किया जा रहा था, बच्चे अनाथ हो रहे थे। एक लोगों की भीड़
धर्म के आधार पर लोग हत्याएं कर रही थी, यानी कि धर्म का उन्माद इतना बड़ा था कि लोग केवल धर्म देखकर, कपड़े देखकर, पहनावा देखकर एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे। उनके पास कोई कारण नहीं था, उनका एकमात्र कारण था कि ये व्यक्ति दूसरे धर्म का है तो इसकी हत्या हो जानी चाहिए। इसीलिए भारत पाकिस्तान के विभाजन को विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जाता है। यह त्रासदी इतनी बड़ी थी कि आज भी लोग उसको सोचकर समझकर कांप उठते हैं, रो पड़ते हैं। इसीलिए भारत पाकिस्तान विभाजन को विश्व की सबसे बड़ी त्रासदियों में रखा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन था। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन का महिलाओं पर क्या असर पड़ा? सर्वाधिक दुर्गति या सबसे ज्यादा दुर्दशा विभाजन पर महिलाओं को झेलनी पड़ी। महिलाओं को अगवा किया गया, अपहरण किया गया, महिलाओं का बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि घर और परिवार के लोगों ने केवल इज्जत के नाम पर अपनी महिलाओं की हत्या स्वयं कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था इनका अपहरण हो जाएगा या कोई इनका बलात्कार कर देगा। बड़ी मात्रा में महिलाएं बेघर हुई, महिलाओं की हत्याएं की गई। कुल मिलाकर सर्वाधिक दुर्गति यदि किसी की हुई तो महिला थी और महिलाओं के अनुभव इसमें सबसे बुरे रहे। इसे बताना भी अपने आप में बहुत ही त्रुटिहीन या बहुत ही बुरा अनुभव रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, शरणार्थी किसे कहते हैं? वे सभी लोग जो अपने मूल निवास को छोड़कर, अपने मूल देश को छोड़कर, विभिन्न कारणों से एक देश को छोड़कर दूसरे देश के पलायन करते हैं और वहां पर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के हिंदू भारत आए, तो ये यहाँ शरणार्थी कहलाए, और जो भारत के मुस्लिम पाकिस्तान गए वे वहाँ शरणार्थी कहलाए। कुल मिलाकर एक मूल क्षेत्र को छोड़कर जब वहां के निवासी कहीं और पलायन करते हैं तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें रेफ्यूजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के समय भारत में मुस्लिमों की संख्या कितने प्रतिशत थी? जब भारत आजाद हुआ, आजाद भारत में मुस्लिमों की संख्या मात्र 12% थी। हमारा अगला प्रश्न है, रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं? जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा कि न केवल भारत और पाकिस्तान आजाद हैं, बल्कि भारत में वे सभी रियासतें, वे सभी प्रांत, वे सभी रजवाड़े जिन पर देसी राजाओं का अधिकार है वे भी मुक्त हैं। वे चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहे तो हिंदुस्तान में मिल जाएं, या अपने स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसे प्रांतों और रजवाड़ों की संख्या उस समय 565 थे, अर्थात देसी राजाओं, देसी नवाबों और सुल्तानों के छोटे छोटे प्रांतों को ही रजवाड़ों के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी प्रिंसी स्टेट के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ? जब देश आजाद हुआ तो बहुत से राज्य ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। ऐसे में जम्मू कश्मीर राज्य भी था। जम्मू कश्मीर के राज्य में उस समय राजा हरि सिंह का शासन था और वे जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने फैसला लिया कि ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना ही हिंदुस्तान में, क्योंकि उनके पास अपनी कोई मजबूत सेना नहीं थी। तो पाकिस्तान ने वहां पर कबायली गुंडों को, सेनाओं को भेजकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया और वहां पर कत्लेआम चल रहा था। तो राजा हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगी, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले तुम्हें भारत में इसका विलय करना होगा, और जब तक राजा हरि सिंह ने कश्मीर विलय के हस्ताक्षर नहीं किए तब तक भारत ने कोई सहायता नहीं। जैसे ही राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में किया, भारत ने अपनी सेना भेजकर कश्मीर का विलय भारत में कर लिया और पाकिस्तान के कबायली आतंकवादियों, कबायली गुंडों को वहां से भगा दिया। कुल मिलाकर कश्मीर का विलय अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और कश्मीर का विलय सेना के माध्यम से भारत में हो सका। हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के समय हैदराबाद का शासक कौन था?
आज़ादी के समय हैदराबाद का शासक निज़ाम आसफ अली था, जिसे निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी गई थी। और हैदराबाद को मिलाने में भी भारत ने बड़ी मशक्कत की थी, बड़ी मुश्किलें आई थी, क्योंकि हैदराबाद का शासक निज़ाम भी जम्मू कश्मीर के शासक की तरह स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करना चाहता था, स्वयं को स्थापित करना चाहता था। और वहां पर हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने लूट शुरू कर दी। तो आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां सेना भेजकर हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने का प्रयास किया और सेना के माध्यम से हैदराबाद का विलय भी भारत में हो सका। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े वकील, प्रतिष्ठित व्यक्ति, गांधीवादी कार्यकर्ता और एक महान नेता थे। इन्होंने देश की आजादी के लिए लगभग 9 साल तक जेल में कारावास काटा और देश आजाद होने पर ये देश के प्रधानमंत्री बने और ये देश के प्रथम विदेश मंत्री भी थे और इनके माध्यम से ही देश के निर्माण का ढांचा तैयार हुआ। हमारा अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे, गांधीवादी कार्यकर्ता थे और देश के आजाद होने के बाद रजवाड़ों का विलय करने में इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था और ये देश के पहले गृह मंत्री भी थे। आजादी के समय मणिपुर के शासक का नाम क्या था? आजादी के समय मणिपुर के शासक थे महाराजा बोधचंद्र सिंह। रजवाड़ों की समस्याओं को हल करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? जब देश आजाद हुआ, भारत में 565 रियासतें थी, उनमें से अधिकांश रियासतों को हल करने में, उनकी समस्या को सुलझाने में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही कूटनीति से राजाओं को, सुल्तानों को, नवाबों को समझा बुझाकर उनका विलय भारत में कराया। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनके माध्यम से पूरा भारत एक सूत्र में बन सका। राज्य पुनर्गठन आयोग से आप क्या समझते हैं? जब देश आजाद हुआ, राज्य पुनर्निर्माण के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु एक बहुत ही प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता थे। देश के आजाद होने पर इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के लिए आमरण अनशन किया और उसी अनशन के दौरान इनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पास हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग 1956 में पास हुआ। स्वतंत्र भारत में जब पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उस समय उसके सहयोग से कुल कितने राज्य बने? जब देश आजाद हुआ उस समय भारत में 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हमारा आखिरी प्रश्न है, विभाजन से आप क्या समझते हैं? विभाजन का शाब्दिक अर्थ है बांट देना, अलग कर देना। हमारा यह पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौती इसी विभाजन पर आधारित है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होने की शर्त विभाजन थी। अंग्रेजों ने भारत को 2 भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। इस प्रक्रिया को विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।